बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, पहला हफ्ते का पहला दिन है और वैसे तो खैर बड़ी खुशी की बात है आज। उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे मौजू पे, जो भी भारत में इस वक्त चल रहा है जो मैच के हवाले से। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो सूरत हाल है, खासतौर पर पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उस पर बात करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फाइनली इस्तीफ़ा दे दिया। जाम कमाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और इस हवाले से जब हमने रब्ता करने की उनसे कोशिश की और लेकिन उनकी तरफ से जवाब ये मिला कि कोई बात करना नहीं चाहते। अच्छा जी, दूसरी तरफ जब मैंने कोशिश की कि हम जब केतरान साहब से इस हवाले से बात कर सकें, तो उनके बहुत सारे स्टेटमेंट है इसके ऊपर, तो केतरान साहब ने भी आज हमें ज्वाइन करने से माजरत की है क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं कि वो इस हवाले से हमें जल्द ही स्टार न्यूज़ पर आके बताएंगे कि उन्होंने फाइनल क्या डिसीजन लिया। मजीद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हो क्या गया है जी? हुआ यह है कि जब अगर आपको जुमेरात के रोज़ जब हमने केतरान साहब से बात की थी, मलिक सिकंदर साहब, बल्कि उनको तो हमने मधु किया, आज भी अपोजिशन लीडर हैं, जब उन्होंने बताया था एक सूरत हाल के बारे में कि इस वक्त 4 अरकान गायब हैं, लेकिन बाद में वो हफ्ते के रोज़ मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें देखेंगे 25 को क्या होता है, लेकिन 25 को क्या होना था उससे पहले ही जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो चले गए। इसके ऊपर केतरान साहब ने ये भी कहा है जी कि ये उन्होंने इस्तीफा देकर पार्टी को बचा लिया है और ख़ासतौर पर उन्होंने ये कहा है कि तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं उन्होंने मिलकर जो नाम तजवीज़ किया है वो है अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब, और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली है, लेकिन अब नहीं रहे क्योंकि रिज़ाइन कर चुके हैं कल। अब उनको नामजद किया जाएगा वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए। मेरे ख्याल में बहुत ईजी होगा क्योंकि ऑलरेडी जब आपके पास 70% आई गेस 80% कह सकते हैं अब तो तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोट मौजूद है, तो आई थिंक यही नाम फाइनल होने वाला है। और भी कुछ नाम हो सकते हैं, वो हम अपोजिशन लीडर से इस हवाले से जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे। जैसे प्लीज़ मलिक सिकंदर साहब हमें ज्वाइन करें, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा और उनसे जानूंगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है डिसीजन होगा बलूचिस्तान में, जो भी इस वक्त बाप जमात की तरफ से वज़ीर आला को नामजद किया जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई से भी इस हवाले से राब्ता किया जा रहा है। अब्दुर्रहमान केतरान साहब ने यह भी कहा है कि पीटीआई से भी मुशावरत जारी है, हो सकता है उनकी तरफ से भी कोई इसमें कुछ बेहतरी का कोई डिसीजन आ जाए, कुछ कमी बेशी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते आप। कोई नाम अब तक फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन केतरान साहब की तरफ से यह कहा गया कि इत्तेहादियों ने एक नाम फाइनल कर लिया है और हो सकता है कि वो हमारे नए वज़ीर आला जो हैं वो नामजद हो जाएं। अब ये तो खैर कुछ रोज़ में जब इस हवाले से सेशन होगा और उसके अंदर जब ये वोटिंग होगी और नामजद किए जाएंगे, उस हवाले से देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। दूसरी तरफ जो प्रोग्राम के दूसरे मौजू पे हम बात करेंगे, उसमें भारत में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है और क्रिकेट की तो खैर एक साथ साथ गुफ्तगू रहेगी, हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नुक्ता यहाँ पे आज हमने रेस करना है वो है भारत में मुसलमानों का हाल। जिस तरह से भारत मुसलमानों को टारगेट करता है, चाहे वो मूवी स्टार्स हों, चाहे वो क्रिकेट के स्टार्स हों। आपको ऑलरेडी पता है शाहरुख खान के इस वक्त क्या उनके बेटे का एक सिलसिला चल रहा है। यही शायद अगर भारतीय किसी इंडियन या हिंदू किसी एक्टर का कोई बेटा होता तो शायद इतनी सख्त कानून आपको इम्प्लीमेंट होते नजर ना आ रहे होते। कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन शाहरुख खान साहब के बेटे के साथ लग रहा है कुछ हल्कों को ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद शामी, एक बहुत सीनियर प्लेयर मैं कहूँगा इंडियन क्रिकेट के, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, लेकिन उनको बुरी तरह टारगेट किया जा रहा है इंतहा पसंदों की तरफ से, शिद्दत पसंदों की तरफ से। कहा जा रहा है कि ये तो खेल ही पाकिस्तान की तरफ से रहता है, ये तो हमारे है ही नहीं, इनको तो वहीं भेज देना चाहिए, इनको टीम से निकाल देना चाहिए। इस तरह की अलकाबात से नवाजा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि साफ जो मुसलमानों के खिलाफ जो इंतहा पसंदी है, जो मजहब परस्ती है, वो दिखाई दे रही है। और ये कोई नई बात नहीं है। मोदी सरकार के अंदर अगर ये सब होगा तो आप इससे ज़्यादा अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शायद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोदी सरकार में ये अच्छे की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो भारत में ये जो मुसलमानों के खिलाफ एक सिलसिला है, एक नफरत अंगेजी का सिलसिला है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर भी आज हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में साथ साथ गुफ्तगू करें। साथ ही कल फिर फाइनली जी वो सियासत में अगर हम आते हैं जी, अब तो क्रिकेट को सियासत का एक बहुत बड़ा पार्ट बना दिया गया है। तो सियासत के हवाले से आपने देखा कि जब कुछ थ्रेट्स मिले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को, वो आए, वो वापस चले गए। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कल हमारा मैच है, तो क्या पाकिस्तानी टीम अपने आप को रजिस्टर करवा पाएगी? जिस तरह रमीज राजा साहब ने कहा था कि अपनी परफॉर्मेंस से हम जवाब देंगे, और पहले मैच में यकीनी तौर पर परफॉर्मेंस से जवाब दिया है, सब हिल कर रह गए हैं
और इसी हवाले से बात करेंगे स्टार न्यूज के किए गए एक सवाल से जिसने कोहली को बौखलाहट का शिकार कर दिया। ये आज के वो तमाम तरह स्टोरीज हैं जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टोरी की तरफ मैं बढ़ूंगा, जैसे मुझे मौजूद मेहमान ज्वाइन करें प्लीज मुझे बताइएगा। मैं चाह रहा हूं कि मलिक सिकंदर साहब से मेरी बिल्कुल गुफ्तगू का आगाज हो और उनसे बिल्कुल हम जानें, और साथ ही मैंने कोशिश की है कि सीनियर तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन करें। ज़फ़र हिलाली साहब से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर हमें ज्वाइन करें तो काफ़ी एक ऐसी ज़बरदस्त पैनल जो है वो ज़बरदस्त पैनल होगा मेरे ख्याल में, जिस पर हम बात कर सकें। कोशिश तो थी कि खैतरान साहब खुद आकर गुफ्तगू करते हैं, खुद बताते हैं कि इस वक्त एग्जैक्ट जो सूरत हाल है वो क्या है, लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। उन्होंने माजरत की है और कहा जी कि इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में ज़रूर मैं आपके दरमियान आऊँगा और स्टार न्यूज़ के तवज्जुह से बिल्कुल मैं बताऊँगा कि इस वक्त जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो क्या है। बलोचिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो एक पहलू मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, खासतौर पे सीपैक की हम बात करें तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, उस हवाले से बलोचिस्तान में ये तब्दीली आना, पूरी जमातों का एक शख्स के खिलाफ हो जाना, उनका चले जाना और फिर एक नई शख्सियत का सामने आना। तो जब खैतरान साहब से लास्ट प्रोग्राम में मैंने पूछा था कि जी कौन मुतवक्के ऐसे नए वज़ीर आला हो सकते हैं, उन्होंने कहा बहुत ही खूबसूरत शख्सियत होंगे जो हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो ये उनकी तरफ से हमें बताया गया। जी जी मुझे बताइएगा कौन से मेहमान। अच्छा जी, ज़फ़र हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इंतहाई माशाल्लाह सीनियर नामवर आप नाम हैं और बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर आपसे बेहतर मेरे ख्याल में इस वक्त तज्जिया कोई नहीं कर सकता। सर जाम कमाल साहब बहुत कोशिशों के बाद चले गए। कोशिश तो थी कि शायद वो अब भी ना जाते, लेकिन फाइनली बहुत सारे इल्जामात लगे उनके ऊपर, उनकी अपनी जमात के लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने भी कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, इस्तीफा दूंगा नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म से मिले, फिर वापस आके कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन फाइनली जब उनको लगा कि गिनती अब जो है उनके हक में नहीं रही वोटों की, तो वो चले गए। दूसरी तरफ नया नाम भी सामने आ गया, अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब। सर कैसे देख रहे हैं आप बलूचिस्तान के इस वक्त सूरत हाल को? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि बलूचिस्तान बहुत ये है बदकिस्मत हो लीडर्स में। मैं तो फ्रैंकली एक लीडर मैं नहीं समझ जिसका नाम मुझे आता है कि मैं कह सकूं कि आप खुशकिस्मत हैं। बलूचिस्तान हैज बीन वेरी अनलकी। ये साहब जो आए, ये जो गए हैं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया क्या सर्कमस्टेंसेस में गए हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई खैतरान साहब असेंबली में खड़े होके कहते हैं कि मुझे इतने पैसे ऑफर हुए, ये क्या? खैतरान साहब ने यहाँ शो में आके बताया, मुझे पूरी डिटेल में कहानी बता चुके हैं। ये तो सो सैड ट्रेजिक। अच्छा, तो ये तो चले गए हैं, शुक्र है। अब ये साहब जो आए इनका भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। आप जानते हैं ये इनके बारे में कहा है कि ये पॉलिटिकल इंट्रीगर है। अच्छा, माने पॉलिटिक्स समझते हैं और गिराने के लोगों से वोट लेना है, वोट लेने का कुछ इनका विद इन द पार्टी इंट्रीग्स करना, ये वो कोई खास इनका रिकॉर्ड नहीं है, कोई खास इन पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और लगता है कि आप 28 तारीख को ये इलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये इलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सर आपको नहीं लगता कि ये जो वक्त था, खास तौर पे जो इतना क्रूशल चल रहा है, सीपैक के ऊपर भी कुछ चाइना के खदशात हैं, बलूचिस्तान के ऊपर ऑलरेडी पूरी दुनिया की नजरें हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल जिसके ऊपर आप बखूबी बात कर चुके हैं पहले भी, क्या ये राइट टाइम था अदम एतमाद की तारीख का? या आपको लगता है कि अभी जो इतना टाइम रह गया था तो वो भी निकाल देता जब इतना वक्त निकाल दिया? जब ये कुछ कर ही नहीं रहा था, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, लोग नाखुश थे, करप्शन की कहानियां बढ़ रहे थे, पता नहीं सही था कि नहीं, मगर कहानियां तो बढ़ रहे थे। हर लिहाज से इतनी क्रिटिसिज्म आ रही थी। और जब अब उनके पार्टी मेंबर्स खुद रिवोल्ट कर गए और अक्सरियत ना रहे तो फिर क्या कहे और क्या कर सकता है भाई? कोई भी क्या कर सकता है जब आप यू लॉस्ट द मेजॉरिटी, आपका मेजॉरिटी है ही नहीं, तो आप कौन? तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको शुरू में चले जाना चाहिए था, इतनी एफर्ट करने की जरूरत चल जाना। मैं तो कहता हूँ ऐसा वाकया आना ही नहीं था। ये तो फिर बेहतर हो गया, उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया, वरना तो 25 तारीख को वोटिंग खत्म हो जाती। एग्जैक्टली, देखिए कितना बड़ा क्या बदबख्ती हुई है, क्या डेमोक्रेसी को क्या बदनाम किया गया है। हर लिहाज से कोई आदमी बेनिफिट नहीं किया है इससे, कोई आदमी, बस पाकिस्तान के दुश्मन बेनिफिट किए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि ऑपोजिशन का, अब देखें ऑपोजिशन की जितनी भी वहाँ जमातें हैं, बीएनपी है उसमें खासतौर पे, पीपल्स पार्टी हैं, बहुत सारी जमातें, वो और फिर नाराज अरकान का आपस में मिल जाना, बीएपी जमात का 2 हिस्सों में बंट जाना, जाम कमाल साहब और एक जहूर बलेदी साहब की तरफ,
क्या ऑपोजिशन को कोई फायदा हो सकता है ये बीएपी का आपस में बट जाने से फ्यूचर में? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मतलब है क्या फेडरल गवर्नमेंट के लिहाज से? नहीं, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बीएपी अब दो हिस्सों में बट चुकी है। जाम कमाल साहब के लोग अलग हो चुके हैं, बाकी मैं समझ गया हूँ। दो हिस्से में तो ऑपोजिशन फायदा उठा सकती है इससे फ्यूचर में? बिल्कुल उठा सकती है, मगर मैं ख्याल है वो नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि इलेक्शंस हो। और अब तो देखिए खेल बदल ही गया है ना। अब तो फेडरल इलेक्शंस की लोग बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खुद फेडरल गवर्नमेंट कुछ हद तक डिस्टेबलाइज हो गई है। ये जो अनबन हुआ है एस्टैब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, अच्छा, किसी को पता नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल बड़ा सीरियस अनबन क्या अनबन है सर? थोड़ा सा मुझे भी जरा रोशनी डालिएगा, किस तरह के अनबन की आप बात कर रहे हैं? मैं एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के बीच में बात कर रहा हूँ, और आपको पता है किस बात पे उनकी अनबन हो गई है। अच्छा, तैनाती के हवाले से मेरे ख्याल में आप वो बात बिल्कुल बड़ा सीरियस हो गया है ये। उसका बलूचिस्तान से क्या लिंक है सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रोविंशियल से फेडरल गवर्नमेंट ही डिस्टेबलाइज अगर हो गई है जी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज उससे पहले ही हो गई थी। ये जो एक्शन लिया गया है जाम साहब के खिलाफ, जी जी, ये तो इसका कब से मैं सुन रहा हूँ कि वो अनपॉपुलर हैं। कब से मैं सुन रहा हूँ कि डेवलपमेंट्स नहीं आ रहे। कब से मैं सुन रहा हूँ कि फंड्स पे बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। जफर हिलाली साहब, हमें मलिक सिकंदर साहब ने ज्वाइन किया है। मलिक सिकंदर खान साहब अपोजिशन लीडर हैं जेयूआई की तरफ से बलूचिस्तान असेंबली में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, फाइनली अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जुमेरात को जब आपसे बात हो रही थी और अब्दुर्रहमान खेतरान साहब से जब आप भी साथी थे, जब उनसे बात हो रही थी तो कुछ इल्जामात लगाए गए थे आपकी तरफ से भी, खेतरान साहब की तरफ से भी, कि जो लोग गायब हुए हैं वो जाम कमाल साहब ने गायब किए। बाद में वो 2 दिन बाद वापस आ गए हफ्ते को, और उन्होंने कहा जी मैं मसरूफ था, मैं बिजी था, मैं बताना भूल गया मेरा फोन। तो पहले तो बताया ना सर, वो इल्जामात को अब कैसे देखते हैं आप अपने? जब वो रिहा हुए, हाँ जी जी, वो उसी कैंप वापस आ गए जहाँ हम ठहरे हुए थे। अच्छा, जब रिहा हुए वहाँ उन्होंने कहा कि जी हमसे जोर जबरदस्ती, लालच वगैरह सब, लेकिन हमने कोई बात नहीं मानी। ठीक है। तो ये तो बरमला उन्होंने कहा, और सब लोगों के सामने, प्रेस के सामने की। अच्छा, हम किसी दबाव में नहीं आए। हमने एक फैसला किया था कि जाम कमाल के खिलाफ हम हैं और हम रहेंगे। अच्छा, अभी भी वो आपके साथ ही हैं, मतलब कोई उनका इरादा नहीं बदला? अब तो खैर वैसे जाम कमाल हमारे साथ है। ठीक है। अब वो इस्तीफा देकर चले गए। 40 लोग इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, इस्तीफा देकर चले गए वो फाइनली 25 तारीख से पहले ही। उस वक्त तो 25 की बात हो रही थी जुमेरात को, लेकिन अब चले गए वो। दूसरी तरफ अब्दुल कुद्दूस बजिंजर साहब का नाम आ गया, कैसे देखते हैं सर उसको? देखिए, कुद्दूस बजिंजर साहब स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के, जी, तो वो एक कम से कम बलूचिस्तान के अवाम के साथ उनका दिल जलता है। उनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के लोग, उनके मसाइल भी हल हो, उनकी तकालीफ भी दूर हों। तो इस होप के साथ हमें यकीन है कि वो इससे जिस तरह इनकी कमिटमेंट है, वो अगर उस पर अमल करेंगे तो बलूचिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो हमें इससे तवक्को तो है। अच्छा, तवक्को है, लेकिन जफर हिलाली साहब बहुत नामवर नाम है सियासत के हवाले से भी, खास तौर पर बहुत बड़े। बिल्कुल जफर हिलाली साहब आज बिल्कुल उनका हमारे नसीब है कि वो आए। उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया है गो के इस नाम के ऊपर, कि ये नाम थोड़ा सा माजी में कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर नेम नहीं है इन सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। और आपको क्या लग रहा है कि इससे बेहतर भी कोई नाम हो सकता है, आ सकता है सामने नाम, या यही नाम फाइनल हुआ अब तक? अब इन 40 लोगों ने सब ने जी इन्हीं के ऊपर वो रखा है, और इससे पहले भी वो रहे। बलूचिस्तान के लोगों के साथ वो हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। ठीक है। तो इस हवाले से फिलहाल तो कोई दूसरा, इन 40 आदमियों को कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, इनका कोई और दूसरा कैंडिडेट नहीं है, और यकीनी तौर पे अगर 40 इसके हक में है तो वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, जिस तरह जफर अली साहब ने कहा है 28 तारीख को। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल इजीली ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल मैंने जफर साहब से किया था और बड़ा उन्होंने तो खैर जबरदस्त जवाब दिया। वो सवाल बेसिकली था आपसे, ऑपोजिशन के हवाले से। मैं बिल्कुल आपसे खुल्लम खुल्ला पूछ लेता हूं, चले आप आई गए। बीएपी जमात जो आपस में अब डिवाइड हो चुकी है, 2 हिस्सों में, एक तरह से 2 धड़े उसके बन गए, क्या मुस्तकबिल में आपको, ऑपोजिशन को इससे फायदा हासिल हो सकता है? देखिए, हमें इससे
कोई ख्वाहिश नहीं है कि ख्वाहिश नहीं है। बीजेपी एक पार्टी है वो टूट जाए आपस में। हाँ, इसमें ना हम ये हमारी ख्वाहिश नहीं है। हाँ, चलिए। अलबत्ता जान साहब के जुल्म सितम से इनके अपने साथी जो 12 थे मेजॉरिटी, हाँ, वो अलग हो गए हाँ, और फिर उन्होंने अपना सदर भी अलग कर लिया, पार्लिमानी लीडर भी अलग कर दिया मेजॉरिटी के साथ। तो ये अब अपने उन साथियों के साथ बेशक कांटेक्ट में रहें, उनको अपना साथी बनाएं। इससे हमें कोई वो नहीं, सियासी तौर पे ये मुनासिब है कि ये लोग इकट्ठे रहे, एक पार्टी रहे। ठीक है। हमें कोई न कोई अचीवमेंट है, न कोई नुकसान क्या है, न 2023 के इलेक्शंस में कोई फायदा होगा आपको इस पार्टी के आपस में? 2023 में तो ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सब लोगों ने देख लिया कि कैसे ये आए, कैसे ये बने, कैसे ये इनको हुकूमत दी गई। अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। ठीक है। इसलिए 2023 में बिल्कुल अलग सूरत हाल होगी, टोटल अलग सूरत हाल होगी। मैं यही सवाल लेकर जाऊंगा जफर हिलाली साहब। सर, 2023 में क्या सूरत हाल होगी अगर अब से ये तमाम तर चीजें हो गई हैं, नया वजीर आला आ गया, ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी इससे? मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल है मुझे कहना कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा। हुड्डूस प्रेजेंजो साहब बेशक इलेक्ट हो जाएं, मगर हमें कोई नहीं पता उनके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या काबिलियत है। कोई रिकॉर्ड तो कोई हाथ नहीं है, 1-2 महीने पहले रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये साहब कहते हैं कि वो उनका दिल रहता है बलूचिस्तान के लोगों को डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हो। अच्छी बात है अगर कुछ उस पर करे तो। जो चंद महीने रह गए हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ प्रोविंशियल इलेक्शंस, मैं तो समझता हूँ और भी इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस भी शायद हो जाए, और लगता है अभी अच्छा एडिट हो जाए। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं तो समझता हूँ कि जी ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं 1-2 हफ्ते में, ये बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा। और ऑपोजिशन जैसे आपको पता है MQM जो है वो ना खुश है, वो कह रहे हैं हम छोड़ के जाना हो सकता है अलग, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो भी अलग, वो काफी भी अलग होना चाह रही है, और हर किस्म की धमकी। दूसरी तरफ जो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो पीडीएम के धरने हैं जफर साहब, और खास तौर पर जो एक जो तहरीक आपकी चला रहे हैं ये टीएलपी वाले जो अब बैन हो चुकी है जमात। पीडीएम का तो धरना को खास नहीं, ये जो तहरीक चला है, आप सुना है इनका एग्रीमेंट हो गया था, आप सुना है नहीं हुआ है एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि नहीं हम रोज, हाँ कुछ खदशात आए उसके ऊपर, अभी भी कुछ खदशात बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये बड़ा सीरियस मामला हो। तो आपको लग रहा है, या बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो हालात बन रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं कुछ महीनों में? बिल्कुल। ये तो अगर ये 2 पार्टी छोटे पार्टी हैं, मगर अगर ये छोड़ दें गवर्नमेंट को तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा ना, तो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं होगी। फेडरल गवर्नमेंट को अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो हार जाएं, राइट सर, पंजाब में भी वही पार्टीज हैं, 1-2 पार्टीज हैं जो उनको मेजॉरिटी दिया हुआ है। और वो बुज़दार साहब के खिलाफ भी मिलने की कोशिश की जा रही है। नून और पीपल्स पार्टी हो सकता है आपस में मिलकर वो तहरीक चला दें पंजाब में भी, ये भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब तक मैं हूँ, जब तक बुज़दार है तो पता नहीं, तो उसके बुज़दार को निकाले, उनको निकालने के लिए आपको बुज़दार को निकालना पड़ेगा। उनको निकालने के लिए, अच्छा बहुत जबरदस्त तज्जिया किया आपने, मतलब उनको निकालने के लिए बुज़दार को निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। जफर हिलाली साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आ रहा था गुफ्तगू में, आगे कंटिन्यू करता। ब्रेक है, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान से अपोजिशन लीडर हमारे साथ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद कुछ बात करते हैं भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्रिकेट को किस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए हमारे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक, और अब बात होगी भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है। गो के दिली तौर पर हम खुश हैं, लेकिन साथ साथ अफसरदा भी हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ जो एक जुल्म ज़्यादती का सिलसिला शुरू हो जाता है,
और अभी हम किसी और मुसलमान की क्या बात करें, उनकी अपनी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शामी के खिलाफ इस वक्त पूरे भारत में बड़ी गलत गलीज जबान के साथ गुफ्तगू की जा रही है, जो कि बहुत शर्मनाक, मैं कहूँगा उसको हद तक, शर्मनाक हद तक जो है वो ये सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, ओवरऑल भी आप देखें तो मोहम्मद शामी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि वही मोहम्मद शामी से पहले परफॉर्म भी कर चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जी वो बलि का बकरा किसी को बनाना है, अब किसी को तो इल्ज़ाम देना होगा, तो चलें जी मोहम्मद शामी को सारा इल्ज़ाम दे देते हैं। तो कुछ इस तरह का इस वक्त सिलसिला जो है वो भारत में जारी है। इसी के साथ साथ कुछ और क्रिकेट से रिलेटेड मौज़ूआत हैं जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। कश्मीर में ख़ासतौर पर जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे जश्न मनाया गया, बांग्लादेश में जश्न मनाया गया, पूरी दुनिया में तमाम तर मुसलमान जितने भी हैं सब ने जश्न मनाया। बहुत बड़े क्रिकेटर्स ने, जितने बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इस जीत को बताया जी कि इसने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया T20 वर्ल्ड कप के लिए। इस स्टोरी को आज कवर करने का मकसद, क्योंकि इससे 2-3 हफ्ते कबल भी साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो पॉलिटिकल एंगल है इस सीरीज़ का वो हम साथ साथ शामिल रखें, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ कल हमारा मैच होने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात रमीज़ राजा साहब की कि जी हम जो बदला है, ये पूरी जो हमारी इंसल्ट की गई थी, बिकॉज वो इंसल्ट थी, घर आके वो चले गए हमें छोड़ के, उसका बदला परफॉर्मेंस से लेना है और वो हमें कल नजर आया फाइनली। तो इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं साजिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजिद भाई। सर कैसे हैं आप? आपको तो बहुत 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 आला सर। जीत पूरी दुनिया की जीत है पाकिस्तान की, और जहाँ जहाँ आपके लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की जीत, खेल से जीत। बिल्कुल बिल्कुल। साजिद भाई स्टार्ट करते हैं जरा। जीत के ऊपर तो हमने जश्न मना लिया, सब हो गया, लेकिन साथ साथ एक थोड़ा सा बड़ा एक सैड एंगल देखने को मिलता है भारत में कि वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं मुसलमानों को। शामी, पूरी टीम में उनको एक शामी नजर आया और कोई नजर नहीं आ रहा, रोहित नजर नहीं आ रहा। शामी ने जी मैच शायद हरवा दिया, शामी असल वजह मैच हरवाने की। तो सर ये भारत में ये क्या, मुसलमानों के खिलाफ क्या ये एक ऐसी सोच की अक्कासी, किस चीज की अक्कासी करती है सोच? देखें आसिफ भाई, यहाँ तक उनको मुंह की खानी पड़ गई, और शामी एक क्रिकेटर है और कोई भी क्रिकेटर कहीं भी मुझ पे खेल सकता है। बस शर्त ये था, वो सोच रहे थे, ये इसका उलट हो गया। वो सोच पूछ रहे थे अल्लाह ताला जिसको नवाजे, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे दे। यकीनी तौर पर की दुआ थी, और जहाँ जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं उन्होंने दुआ की। और खेल यकीनी तौर पर खिलाड़ी जरूर खेलते हैं, दुआ का असर होता है। दुआ का असर होने के वाज़ेह तौर पर आपको नजर आया होगा ग्राउंड में जब रिजवान भी नमाज पढ़ लेते, बावजूद क्रिकेट खेले, और पहली दफा इंडिया के खिलाफ वो खेले हैं, और मेरे ख्याल में 100 कैच उसने पकड़े हैं, और जिस तरह वो इनिंग खेली है। और रिजवान और बाबर की बात करें, शहनशाह अफरीदी की बड़ी टीम एफर्ट, जिसके अब बात की जाए, आपने और आपने बात की थी सकनैन मुश्ताक जो हेड कोच है, और यकीनी तौर पर इस टीम को जेल करने में बात की। मगर बात क्या, सकनैन मुश्ताक साहब के कोच भी रह चुके हैं। मैं सकनैन मुश्ताक का कोच हूँ, शुएब मलिक का कोच हूँ, सरफराज का कोच हूँ, और अभी आपके साथ फवाद मुस्तफा जो ग्रेट ऑफिसर, आपके साथ अभी फवाद मुस्तफा साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, जो क्रिकेट हमने खेली, जो खिलाई, तो आज बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी जो के खिलाड़ी हैं उन्हें तमाम शोबों में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। मगर इंडिया जिस तरह सोशल मीडिया और अपने तमाम चैनल में कल तक, तो उससे पहले जितनी उन्होंने हाइट बढ़ाई हुई थी, जितना पाकिस्तान के खिलाड़ियों को और टीम को क्रिटिसाइज करे, तो इस समझे कोई पाकिस्तान की टीम कोई टीम ही नहीं है। अगर आपने वाज़ेह तौर पर वर्ल्ड कप का मैच कल दुबई स्टेडियम में देखा होगा, और दुबई स्टेडियम के मैच के दौरान जब पाकिस्तान के ओपनर ने आगाज किया तो ग्राउंड ऐसा लग रहा था कोई ग्राउंड में लोग ही नहीं थे, और आके बिजनेस वाले सारे भाग गए। मगर सवाल ये पैदा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बांग्लादेश से हो रहा है, कश्मीर भी दशा क्यों हो रहा है? दुनिया क्रिकेट की तारीख बदल दी है पाकिस्तान ने। जो किया हुआ, तो जो आईसीसी को चला रहे थे, उनको मेरे अपने जराए बताते हैं, वो तो 13 लोगों से खेल रहे थे। आपने देखा बाद व्हाइट बॉलें भी नहीं थी, बाद बॉलें भी नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है जहाँ जज्बा हो, नियत पॉजिटिव हो, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है। देखें ये बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के, क्या दुनिया के तमाम लोगों ने कह दिया। शेन वॉर्न की बात करें, उन्होंने भी यही बोला, ऑस्ट्रेलिया लेजेंड ने पाकिस्तान वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है। तो 120 बॉलों में शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में कोई भी टीम फेवरेट नहीं होती, मगर जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को तमाम क्लास कर बॉलिंग की बात करूं, फील्डिंग की बात करूं, क्या आपकी कप्तानी की बात करूं, तो ऐसा लग रहा था सिर्फ पाकिस्तान खेल रहा है, तो इंडिया बैकफुट हो गया, गरूर उनका ठीक हो गया। मैं साजिद भाई आपकी तरफ वापस आता हूं। हमें फवाद मुस्तफा साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनको भी साथ पैनल में शामिल कर लेते हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। फवाद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। दूसरा, इस मेरे प्रोग्राम पे आप पहली दफ़ा गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो आपको वेलकम करते हैं। ज़रा बात कीजिएगा, ये भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक सोच है, जो इंतहा पसंदी शुरू हो जाती है, मजहबी एक इंतहा पसंदी है, शामी के खिलाफ एक पूरी सोची समझी स्कीम चल रही है। इंटरनेट के ऊपर आप भी देख रहे होंगे, ट्विटर पे आप देख रहे होंगे, ट्रेंडिंग में है, शामी को बुरा भला कहा जा रहा है, गलीज गुफ्तगू की जा रही है उनके बारे में। सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसकी शुरुआत उस वजह से हुई कि जब से इंडिया ने स्पोर्ट्स में सियासत को इन्वॉल्व किया, उसकी वजह ये है कि जब सियासत को इन्वॉल्व करते हैं खेलों में तो फिर यही होता है। पहले ये नहीं होता था, फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई कि आप पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट थी उसको रोका गया और बहुत ज़्यादा हर चीज़ का रुख जो है वो इसी तरह से तासुब पे कर दिया गया। सो आप देख नहीं रहे कि कितने मैचेस शामी ने जितवाए या कितने मुसलमान क्रिकेटर्स इंडिया की तरफ से खेले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत से इंडिया के साबिक प्लेयर्स हैं जो उनके हक पे आए हैं और उन्होंने ट्विटर पे आके बात की है। लेकिन जो उनके सपोर्ट करने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि एक मजमूई जो आपकी सोच है वो नजर आ रही है कि उनका मुल्क किस तरफ जा रहा है और कितना तासुब नजर आ रहा है। मतलब आप ये तसव्वुर करें कि अगर अजहरुद्दीन की तरह कोई कप्तान होता इंडिया का तो क्या कुछ उसके साथ हो जाता उसके साथ। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। और अगर शायद खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ इस किस्म का रवैया होता तो पता नहीं क्या कुछ दुनिया में हो चुका होता। हमारा तो मजहब इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। हम तो जी हाँ, हमारे यहाँ आज शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जो अच्छा नहीं था, उन्होंने नहीं देना चाहिए था। हमारा मुल्क में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो हमारी सारे पाकिस्तानी और सब सपोर्ट कर रहे होते हैं, सब लोगों ने दुआ की है तो टीम जीती है। लेकिन वहां पर जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही और दुनिया में नजर आ रहा है कि वो जिस तासुब की हम बात करते हैं और इवन आप देख रहे हैं इंटरनेशनली जो हमें सपोर्ट भी मिल रही है ना। आप ये देखें, पाकिस्तान का सडनली जब मैच होता है तो आप देख रहे हैं जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के, उन सबको एक अंदर ही अंदर खुशी होती है जब पाकिस्तान जीतता है। उसकी वजह ये कि इंडिया ने पैसे के थ्रू बहुत सी क्रिकेट को अपने कब्जे में कर लिया है और बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जो उस पैसे की वजह से अपनी क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उनके प्लेयर्स इसको पसंद नहीं करते। अभी डेविड गार आए हुए हैं पाकिस्तान, उन्होंने पीटीवी न्यूज में बात करते हुए बाकायदा अपनी कौम की तरफ से माफी मांगी। कोई बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप ये सोचे ना कि आपकी क्रिकेट जो भी ईमेल आया था वो आया तो इंडिया से ही था ना, जो न्यूजीलैंड के हवाले से बात हो रही है। ये इस्लाम और कोई हो भी नहीं बात तो यही हो रही है ना। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जिस तरह से कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जवाब दिया तो वो तो मतलब तारीख बन गई नहीं। और ये जितने भी खिलाड़ी हैं अब ये तारीख में आपके जितने बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, कुछ भी आप जिसके भी नाम ले लें, पाकिस्तान की पहली वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इन 11 लड़कों पे है। और ये वो लड़के हैं कि जिन पे अगर कोई बात भी करेगा ना, इवन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी माजरत के साथ तनकीद करते हैं तो उनको वो आईना जरूर दिखा सकते हैं कि जी हम थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया को मारा था। तो अब आप अगर तनकीद या उल्टी सीधी बात करते हैं तो 4 बार सोचें। ठीक हो गया, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। साजिद भाई, ये अब कल वो न्यूजीलैंड की बात अभी फवाद भाई ने भी कर दी है, न्यूजीलैंड के साथ जो करके गई हमारे साथ और उसका जो रिजल्ट था, खैर वो इंडिया को तो हमने जवाब दे दिया। अब कल न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच होने वाला है, तो कैसे देखते हैं सर कल के मैच को? अब तो बड़ा स्ट्रांग हो गए होंगे, मेंटली बदला ले सकते हैं? देखिए, बहुत आसानी से बदला ले सकते हैं, इसमें कोई दुआ नहीं। आपने शारजा में खेलना है, जो पाकिस्तान ने इंडिया को खिलाया, तमाम हर तरीके से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड है। और जो पास हो गया वो कल जो गुजर गया वो पास हो गया। अगला मैच आपने नया खेलना है, नया स्टेडियम में जाके खेलना है। शारजा हमारा होम ग्राउंड है, होम टाउन है, जहाँ हमने हिस्ट्री में शारजा में मुझे याद पड़ता है 200 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस हुए गए हैं। और पाकिस्तान छक्के की याद तारीख ये भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ी थी। आपको याद होगा लास्ट बॉल पे जावेद मियां ने छक्का लगाया तो पाकिस्तान वो शारजा का छक्का कभी नहीं भूलेगा। वो कोई भी इंसान भूल नहीं सकता, मगर पाकिस्तान को प्लानिंग के तहत जाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम को अंडरस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट हमेशा बात बोलता हूँ, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी यही होगा, अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी इसको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि शारजा में भी आपको पता होगा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑन द स्क्रीन बताना जरूरी होता है। सेकंड बॉलिंग करने में बहुत मुश्किल होती है, बैटिंग करने में आपने देखा फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और आपने देखा होगा
शारजा के स्टेडियम की जो लाइट है और ग्राउंड के अंदर हैं और वहां पर बॉलिंग करते हुए बहुत मुश्किलात होती है, जो बहुत फील्डिंग करता है बहुत मुश्किलात। तो कल भी हमें टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही, अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग फेवरेबल है, बैटिंग टॉस जीते पहले बैटिंग करें। और ये चीज का जरूर आपके प्रोग्राम में उनके पास 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं और आप यहाँ पर यकीनी तौर पर आपके स्पिनरों के जो रिकॉर्ड है वो एक मैच के बाद यकीनी तौर पर उनको बदहजमी हो जाती है, थोड़ा कुछ ऑफ द कलर हो जाते हैं। मगर यहाँ पर आपको कल 2 ऑफ स्पिनरों को अच्छा यूज करना है, हफीज को, शोएब मलिक। तो मैं ये समझता हूँ न्यूजीलैंड की टीम जो बांग्लादेश से भी हार के आई थी, तो मैं ये कहूंगा पाकिस्तान को अच्छा स्पिनर पे वो नहीं खेलते तो उस प्लान के तहत जाना चाहिए। तो 5 स्पिनर अगर हो गए, शदाब की मैं बात करता हूँ, दूसरा आप देखें अहमद वसीम बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, हफीज, उसके बाद आप शोएब मलिक से चांस ले सकते हैं। तो हो सकता है कि जो टीम अभी है वही एग्जैक्ट टीम हम बरकरार रखें, कोई तब्दीली ना हो, खाना खासा इंजरी ना हो, तो ये टीम बरकरार रहेगी। और ये टीम बहुत बेहतर है। देखा हारिस अच्छी बॉलिंग की, देखा आपने देखा हसन थोड़ा ऑफ कलर नजर आ रहे थे, तो उनको भी अपने पे काम करना चाहिए, रिदम से बॉलिंग करना चाहिए। मगर एक चीज और देखें, आज जो मैच खेलना चाह रहे हैं चैलेंज पे बॉलिंग करें, 3 विकेटों पे बॉलिंग करें, गुड लाइन बॉलिंग करेंगे। और मैं समझता हूँ सबसे अच्छी चीजों का नजर आई है, बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कप्तान भी कोई चीज है, कप्तान को आप कॉन्फिडेंस, तो ये चीज भी आपके प्रोग्राम में जबरदस्त ठीक हो गया। शोएब मलिक भी आएंगे, आपने सरफराज को भी देखा, तो ये चीज अच्छी हुई। और ये क्रेडिट देना पड़ेगा कप्तान को, जब तक कप्तान को इज्जत देंगे तो टीम आपकी वो चीज नहीं, और कप्तान ने प्रूव किया कल। ठीक है साजिद भाई, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा। फवाद भाई आप जरा पहले इस पे बात कीजिएगा कि ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अब हमारा मैच है, जो हमने एक तरह से बदला लेना है, पहले हमारे लिए सिर्फ इंडिया का मैच इंपॉर्टेंट होता था, अब पूरी आवाम के लिए इस वक्त न्यूजीलैंड का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आंकड़े का मैच होने वाला है। आप कैसे देखते हैं सर, कल क्या पोजीशन है हमारी? कि अवामी लैंग्वेज में तो आप लोग बदला कहें या कुछ कहें, खेल में बदले की सोच से आप उतरते हैं तो अक्सर मैंने रुस्वा होते ही देखा है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट नजर आ रही टीम। नहीं, आपने अक्लमंदी से खेलना होता है, अक्लमंदी से सोच होनी होती है, जज्बात पे काबू रखना होता है। कल हमारी टीम कोई बदला या लड़ने नहीं थी, उनकी स्ट्रैटेजी तगड़ी थी, बड़ी प्लानिंग थी। असल बदला तो हो गई तभी जब आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग अच्छी होगी सर तब अगर लेकिन अगर आपकी सोच आ जाती है लड़ाई झगड़े वाली, तो फिर आप खेल के मैदान में परफॉर्म नहीं करते। खेल के मैदान में आपने अक्लमंदी से, जहानत से और अपनी चीजों को सही इस्तेमाल करते हुए जीतना होता है। बट ऑब्वियसली टॉस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम देख रहे हैं कि बाद में जो भी टीम बॉलिंग कर रही है तो उनको ड्यू की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, सो वो एक फैक्टर तो है। बट उसको देखते हुए ये हमने अपना एक सोच रखनी है कि कितना एक टोटल होगा जो एक ऐसा होगा कि जिसको पे हम जीत सकें। अगर हम पहले बारी करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी तो है कि हम पहली पारी करें, तो उसमें हमें ये देखते हुए सोचना है कि जी हम क्या स्कोर करें। तो मेरी नज़र में तो शारजा छोटा ग्राउंड है, और जिस तरह से आज अफगानिस्तान का मैच देखा है कि आपने 180 तक का टारगेट जहन में रखना होगा अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो, वरना जिस तरह से कल हुआ था वही कोशिश होगी। कोई चेंजेस देख रहे हैं टीम में या आपको लग रहा है परफेक्ट टीम है? नहीं, इसको तो आपको चेंज अभी फिनिंग साइड के साथ ही जाना चाहिए। इस वक्त तो मैं नहीं समझता कि कोई आप चेंज करें। इस वक्त जो आपकी विनिंग टीम है उसके साथ ही मेरे ख्याल से जाना चाहिए। उसके साथ ही जाना चाहिए। साजिद भाई देखिए, बिल्कुल ये जो 120 बॉलों का खेल होता है, यहाँ पर शॉर्ट फॉरवर्ड में बहुत कम टाइम होता है, आपको टाइम मिले डिसीजन लेने के लिए। मगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम विनिंग उस पे आ गई, जब पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। दोनों पाकिस्तान के ओपनर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, बाबर की बात करूँ, इनको बहुत ही इत्तेमाद के टीम की जो हम हमेशा बैटिंग पावर प्ले का जिक्र क्यों करता हूँ, बहुत बुनियादी तौर पर 6 ओवर पे डिपेंड करती है पाकिस्तान की पूरी टीम। और इन दोनों की बैट पे बॉल बहुत अच्छी आ रही है। मैं समझता हूँ इन दोनों को अपनी इस चीज को फॉर्म को बरकरार रखना चाहिए। अगर आपकी बैटिंग आती है तो मैं ये समझता हूँ आपके प्रोग्राम में एक और ब्रेक कर दूँ, दोनों एक कोई 100 कर देगा। ये कल यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ रिजवान या बाबर यकीनी तौर पर सेंचुरी बनाने की सेंचुरी ठीक हो गया, डन हो गया। और ये को मद्देनजर रखते हुए क्रिकेट ऑफ क्वालिटी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है। किसी भी खिलाड़ी को ऐसे मैच में कॉन्फिडेंस आ जाए तो नामुमकिन, हमने हिस्ट्री बना दी। और हिस्ट्री बनाने के लिए आपने जो मैच जीता है ना, ये चीज कोई आम जीत नहीं है, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान का फ्यूचर इससे बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे ख्याल में इम्पैक्ट स्ट्रांग हो जाएगा हमारा।
वो किया। और यहाँ पर हेड कोच सतनैन मुश्ताक को मैं क्रेडिट इसलिए दूंगा, पाकिस्तान की बदकिस्मती वो कप्तान नहीं बने और दुनिया के तमाम लोग उसकी कोचिंग का फायदा लेते हैं। जब उनको जिम्मेदारी दी गई उसने टीम को जय किया। और मंसूर राना जो मैनेजर हैं पिछले 3 साल में कोई भी एक ऐसा किस्सा नहीं हुआ जिसकी वजह से हम कोई तंकीद कर सके। तो मैनेजमेंट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, खिलाड़ियों को क्रेडिट देना पड़ेगा। और ये चीज अच्छी है, देखें हम अच्छी की सोच से जा रहे हैं तो हमें अब यकीनी तौर पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलनी है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किस तरह खेलनी है, जैसे इंडिया के खिलाफ हमने खेली है। और आपको ये दोहराना पड़ेगा, न्यूजीलैंड को बताना पड़ेगा हम आपसे बहुत बेहतर है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, और मैं एक चीज और आपके प्रोग्राम में आपसे पहले ब्रेक करके चलूं, ये चीज बताना इसलिए जरूरी है। देखिए न्यूजीलैंड ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती भी है और वर्ल्ड कप ओडीआई का फाइनल खेली हुई है, वो हमसे बहुत बेहतर फील्डिंग में। मगर 2020 में क्योंकि हमारी साथ जो उन्होंने किस्सा कहा है, जो इन्होंने साथ हमारे शहारत की है, उनको मुंह को दिखाने के लिए अपने बल्ले से, अपनी बॉल से, अपनी फील्डिंग से उनको बताना हम आपसे बहुत बेहतर है। जबरदस्त 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 तज्जिया। मैं फवाद भाई, फवाद भाई जरा आप बताएं कि जो जीत हुई है भारत के खिलाफ हमारी, ये हमारी क्रिकेट के ऊपर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी, क्या देख रहे हैं सर? फ्यूचर में? ये ना सिर्फ हमारी क्रिकेट पे, इंटरनेशनल क्रिकेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि अब इंडिया ने और बहुत से लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया था कहना कि हमारा इंडिया का पाकिस्तान से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारा ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होता है, हमारा इंग्लैंड से मुकाबला होता है। तो उन्हें जिस तरह से हराया है, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी आप देख लें कि 1 साइडेड हम जीते थे तकरीबन। तो उसने हराने के बाद उन्हें बता दिया कि जी होल्ड ऑन, आप जरा सुकून से हो जाएं, आप हमारी क्रिकेट जितने भी बुरे हाल में होगी, जब हम आपसे मुकाबला करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि हम क्या है। ठीक है, कुछ होता है कि आप वर्ल्ड कप में, लेकिन आप ओवरऑल देखें T20 के अलावा टेस्ट मैचेस भी हम इंडिया से ज्यादा जीते हुए, वनडेज भी हम इतने उनसे ज्यादा जीते हुए, ओवरऑल हम जीते हुए। T20 ज्यादातर वर्ल्ड कप में ही खेले, उसके अलावा इतना हुआ नहीं है। तो वो चले, उसमें इंडिया थोड़ा सा हमसे ज्यादा जीता हुआ है, वो भी कोई 8-10 मुकाबले में कोई आप नोट नहीं कर रहे होते, पता जब चलता 30-40 मैच हो जाते हैं। सो वो एक फर्क पड़ा, प्लस आपकी क्रिकेट को बहुत बड़ा, आप देखें ना लोगों में, आज जब आप बाहर निकले आप देखें लोग जो बात कर रहे थे, जो क्रिकेट, बहुत से लोग इंडिया पाकिस्तान में आपके नए देखने वाले ऐड होते हैं टीवी पे क्रिकेट के। तो जब वो नए लोग आते हैं और आप इतनी बड़ी एक कामयाबी हासिल करें, तो यंगस्टर्स हर किसी में खुद ब खुद खेल का शौक पैदा होता है। तो उससे 2 एडवांटेज होते हैं, आपके नए स्पॉन्सर्स आते हैं, इसी तरह आपके नए खेलने वाले आते हैं। ठीक हो, तो ये दोनों चीजों का हमें फायदा, और क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कल की जीत से। फवाद मुस्तफा साहब आपका बहुत शुक्रिया, साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सीनियर एनालिस्ट जिन्होंने बात की, साबिक खिलाड़ी, और बड़ा उन्होंने डिटेल में बताया। और पाकिस्तान को डेफिनेटली स्पोर्ट्स तो है ही, ऑफ कोर्स क्रिकेट हमारी जान है, लेकिन पॉलिटिकली भी हम इसको बड़ा फ्यूचर में कैप्चर करेंगे और बड़ा पॉजिटिव एक ये मैसेज दिया हमने दुनिया को, और ख़ास तौर पे जिस तरह फवाद साहब ने कहा होल्ड ऑन, सो ये बड़ा अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड होल पाकिस्तान नेशन फॉर द मैच विद न्यूजीलैंड, एंड आई नो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।